हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बातें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, उनकी फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यानी मीनिंग क्या है। देखिए जी, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है, मींस इंटरकनेक्टेड है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है भाई? जहां पे काफी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब इंटरकनेक्टेड चीजें क्या है जी? वो है जी जॉब पोजीशंस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं, आपकी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी अथॉरिटीज हैं, डिफरेंट जॉब पोजीशंस पर जो लोग हैं उनकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी कुछ अथॉरिटीज हैं। इन्हीं सभी चीजों को लेकर हम क्या बनाते हैं? अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम जब बात करते हैं डिफरेंट जॉब पोजीशंस की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हम बात करते हैं डिफरेंट लेवल्स की। सभी लेवल्स को मिलाकर हम बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की टॉप लेवल पर जो जॉब पोजीशंस है उनसे मिलकर बना है, नहीं, ऑल द लेवल्स। टॉप लेवल की बात करें, मिडिल लेवल की बात करें, लोअर लेवल की बात करें, जितनी भी जॉब पोजीशंस हैं उन पर जो लोग अपॉइंटेड हैं, नॉमिनेटेड हैं, ठीक है, जो उन पर काम कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का स्ट्रक्चर है, कौन कहां क्या काम कर रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, दैट वी से एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर आप दूसरे मीनिंग तरफ से देखना चाहें, एक दूसरे तरीके से समझना चाहें, तो देखिए, इट सेज इट इज अ फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, ठीक है, विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। ठीक है, ये दूसरा तरीके से हमने कहा, दूसरी अप्रोच क्या कह रही है? अगर दूसरे तरीके से आप समझें तो हमने कहा जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंडर आपकी मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल जो काम है वो पूरे होते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं। अब आप इसे रिलेट कर सकते हैं भाई, डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं, उनकी अथॉरिटीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो किस लिए हैं भाई? डिफरेंट लेवल्स की बात करें तो टॉप लेवल का काम मैनेजेरियल चीजों को देखना है, मैनेजमेंट करना है, उनके काम को पूरा करना है। और ऑपरेशनल लेवल पर काम किसका है जी? वो मिडिल लेवल का है, लोअर लेवल का है, कि ऑपरेशनल प्लान्स बनाना, ऑपरेशनल काम्स को पूरा करना, वो जिम्मेदारी है जी बाकी नीचे वाले दो लेवल्स की, यानी मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। जो प्लानिंग आपके टॉप लेवल ने की है उसको एग्जीक्यूट कराना, जो माइंड में है उनके ऑब्जेक्टिव्स उनको पूरा कराना, हमारे इन दो लेवल की जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका जो ये फ्रेमवर्क है वो क्या है जी? वो पूरा कराता है आपकी दो चीजों को, मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क को पूरी करने में हेल्प करता है आपकी। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया मीनिंग। अब मीनिंग के बाद हम अगले चीज बात करें, देन दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कंसिडरेशन। What we take into consideration while designing a organization structure। जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तो किस चीज को, किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है? उन चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या स्पैन होगा, कितना दायरा होगा किस चीज का जी? यानी दायरे से मेरा मतलब है आपके अंडर कितने एम्प्लॉइज इफेक्टिवली, एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, आप उन्हें मैनेज कर सकते हो, दैट वी टर्म्ड एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? आपके अंडर कितने लोग इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, या आप ऐसे कह लीजिए आप कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं अपने अंडर, उसे हमने क्या कहा है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। अगर आपकी डेफिनेशन या मीनिंग की बात करें, देन वी से स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस हाउ मेनी एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर। यानी एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, वो उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, वो उसका दायरा होगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहता है while deciding upon authority and responsibility
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को हम कंसीडर करते हैं जब आपकी अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन्हें बनाना है या डिसाइड कर रहे हैं किसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये देखा जाएगा कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है आपका। ठीक है, कितने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं। ज्यादा लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली आपकी अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए उन लोगों को मैनेज करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए, एंड द सेम पार्ट आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। देखिए, हमने इनिशियल चैप्टर्स में आपके साथ बात की है कि अगर आपके पास अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इम्बैलेंस आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं है तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। सो वी शुड हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ। ठीक है, जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो हमने कहा ठीक है, आपको हमने अथॉरिटी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो देते समय ध्यान क्या रखना है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना है आपका। ठीक है जी, चलिए, और अल्टीमेटली जो ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है ये तय करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। सर कैसे तय करेगा? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी आपके अंडर कम लोग काम करेंगे या ज्यादा काम करेंगे, इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हैं उनको, तो वो तय करता है। अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो है, ठीक है, यानी कम लोग आपके अंडर काम कर सकते हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा? आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉल होगा। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा ज्यादा लोगों को मैनेज करने के लिए, तो स्ट्रक्चर लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, वहीं अगर आपके अंडर इफेक्टिवली ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, यानी आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? वाइड है, वाइड है, नैरो नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? अगर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है देन इट रिजल्ट्स इनटू फ्लैट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लंबा होगा, क्यों? आपके अंडर ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कैसे, अगर नैरो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट तो स्ट्रक्चर किस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अगर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, चलिए, तो आप इसे एक बार नोट डाउन करो। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं हमारे, कि जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है आपके साथ, फंक्शनल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, उनके मेरिट डिमेरिट, उनकी फीचर्स के बारे में बात करनी है, क्या क्या उनके अंदर खासियत है। चलिए जी, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं आपके साथ। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्या क्या फायदे हैं आपको अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सबसे पहला फायदा देखिए जी, अगर आपके पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है देन इट हेल्प्स यू इन मैनेजिंग योर बिजनेस प्रॉपरली। आपके जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, जो आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, उन्हें आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, स्मूथली रन कर सकते हैं। क्यों? यू हैव अ स्ट्रक्चर, कौन कहां काम कर रहा है, किससे क्या काम करवाना है, ठीक है, किसको क्या इंफॉर्मेशन पास कौन करनी है, कौन क्या डिसीजन लेगा, ये सारी चीजें क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो ये सारी चीजें क्लियर है, और अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो ऑब्वियस है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के काम होंगे वो प्रॉपरली हो सकेंगे, ऑपरेशंस को सही तरीके से किया जा सकेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म किया जा सकेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स इन स्मूथ एंड बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेट करना है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो आपको पता है किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक स्केलर चेन बना हुआ है, स्केलर चेन में आपको पता है हमें किसको क्या इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप अपने हायरार्की लेवल के हिसाब से देते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी स्मूथ हो जाएगा, बेटर होगा, ठीक है, अच्छा होगा, इजी हो जाएगा। क्या? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इंफॉर्मेशन जो आपने पास ऑन करनी है या तो लोअर लेवल से टॉप लेवल पर जानी है या फिर टॉप लेवल से लोअर लेवल पर आनी है, तो उसका जो फ्लो है वो इजी होगा, स्मूथ होगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा। देन नेक्स्ट वी हैव इज it becomes easy to check on the responsibility of each and everyone in the business। अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है
तो आप चेक रख सकते हैं कि जिनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो रही है नहीं हो रही। सर कैसे चेक रख सकते हैं? मानिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ही नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ही नहीं तो क्या आपको पता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है? नहीं पता। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं पता तो चेक कैसे करेंगे किसे क्या काम करना था, किसकी क्या जिम्मेदारी थी? अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो आपको पता है जी इस इंडिविजुअल की इस जॉब पोजीशन पर जो काम कर रहा है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप चेक कर सकते हैं क्या ये काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो आप चेक रख सकते हैं इन चीजों पर। लोगों की अथॉरिटी पर तो चेक नहीं रखा जा सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर चेक रखा जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, तो क्या आपने अपनी अथॉरिटी का बेटर यूज किया बाय फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाय गेटिंग देम कंप्लीटेड? अपना काम पूरा किया या नहीं किया? तो वो चेक पॉइंट्स रखे जा सकते हैं अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने बताया था क्या है जी, ये एक नेटवर्क है जॉब पोजीशंस का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जी, वन कैन गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट वर्किंग स्टाइल ऑफ एंटरप्राइज। आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से लोगों को आइडिया लग सकता है, क्लियर आइडिया मिल सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है, कौन क्या डिसीजन लेता है। ठीक है, ये आपको क्लियरली पता लग जाएगा अगर आपके पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। यानी अगर किसी को एक थर्ड पार्टी को, एक आउटसाइडर को ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना है तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसे पता है आउटसाइडर्स को किस तरीके से अब डील करना है कंपनी के साथ, यानी किसे अप्रोच करना है पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, क्यों पता लगेगा? क्योंकि जॉब पोजीशंस जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड है, किसको क्या काम दिया गया है, एंड अकॉर्डिंगली द पर्सन हु नीड्स टू गेट इन कॉन्टेक्ट वो अकॉर्डिंगली उस पर्सन से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो आपका जो वर्किंग स्टाइल है, आप किस तरीके से काम करते हैं, क्या टॉप लेवल ही सारे काम करता है, कोई एक इंडिविजुअल ही सारे डिसीजन लेता है, या डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है? ठीक है, वो देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग जी, अगला इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउस कोरिलेशन। कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या जरूरत है एक दूसरे की, इन सभी को, किनको? फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तीन ही चीज तो हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन बनी है। हमारे फिजिकल रिसोर्सेज यानी हमारे पास जो एसेट्स है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे एम्प्लॉइज, एंड फाइनेंशियल जो हमारे फंड्स हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर ही तो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन तीनों के बीच में कोरिलेशन तभी अच्छे से हो पाएगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन दोनों ही हो पाएगा कब? जब आपके पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इन्हीं को यूज करके, ये आपस में रिलेट करके, कोरिलेट करके, कोऑर्डिनेट करके ही तो काम को पूरा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन, कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब हो पाएगा? जब आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है तो कोऑर्डिनेशन होगा कहां से? बहुत मुश्किल है, कोरिलेट भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जॉब पोजीशंस डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं है, तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए देन लास्ट इंपॉर्टेंस वी हैव इज इट क्लियरली डिफाइंस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होंगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहां तय किया जाता है? ये तय किया जाता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या कह रहा है? इट क्लियरली डिफाइंस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल। किसके अंडर में क्या चीज है, कौन किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, किस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है, किन इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर रहा है, कौन सबऑर्डिनेट किसके अंडर काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको हेल्प कर पाएंगी आपके एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। चलिए जी, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। लिख लीजिए आप इसे एक बार। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेनली दो टाइप के होते हैं, और भी इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन हो सकती है, बट इन जनरल दो टाइप के क्लासिफिकेशन हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। फर्स्ट वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। यहां पे हम आपके साथ पढ़ेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या फिर और लास्ट हम सुटेबिलिटी की बात करेंगे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल है। सेम वे डिविजनल स्ट्रक्चर के मीनिंग की भी बात करेंगे आपके साथ कि डिविजनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, कैसा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और साथ में बात करेंगे सुटेबिलिटी की कि इस तरह का स्ट्रक्चर यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर कैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल है। तो आइए पहले इनका मीनिंग समझ लें। जब इन दोनों का मीनिंग समझ में आ जाएगा एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगी। तो पहले मीनिंग की बात करते हैं दोनों ही स्ट्रक्चर की। अगर बात करें हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, क्या है इस टाइप का स्ट्रक्चर, देखिए, व्हेन एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड मींस क्लासिफाइड कीपिंग इन माइंड फंक्शंस। जब आप फंक्शंस को ध्यान रखकर या जॉब्स क्या परफॉर्म होनी है उनको ध्यान रखकर आप अपनी एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, एक साथ इकट्ठा लेकर आ जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी जॉब्स हो रही हैं, उन्हें अपने फंक्शंस के हिसाब से, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जब उसके हिसाब से ग्रुपिंग करना शुरू किया, इकट्ठे लेना शुरू किया, अलग अलग करना शुरू किया, तो हमने क्या कहा जी, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है, जो ग्रुपिंग है, वो फंक्शंस के बेसिस पर की जा रही है। अब फंक्शंस के बेसिस पर करने का मतलब है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा। तो इन जनरल ये डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी जॉब्स हैं, जब आप एक जगह डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अंडर ले आएंगे, तो आपने क्लासिफिकेशन कैसे किया, आपने फंक्शन के हिसाब से किया। आपने सेल्स डिपार्टमेंट से या सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, जो भी जॉब्स हैं, जब आप उस डिपार्टमेंट के अंडर ले आते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में ले आते हैं, तो आपने क्या कहा, आपने क्लासिफिकेशन कैसे कर दिया, आपने फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया। आपने परचेज डिपार्टमेंट या परचेज से रिलेटेड जो भी चीजें थी, वो अब जब एक डिपार्टमेंट के अंडर आप ले आए, एक स्ट्रक्चर के अंडर में ले आए, तो आपने कहा ये क्लासिफिकेशन कैसा है जी, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल देखिए, ऑल एक्टिविटीज और जॉब्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एग्जांपल क्या कहा, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें आप ग्रुप कर लेते हैं एक डिपार्टमेंट में, जो कि है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आपने फंक्शन के हिसाब से ग्रुपिंग कर ली, क्लासिफिकेशन कर लिया, आपने क्या कहा इसको, ये है जी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन में एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है, हमारे जो क्लासिफाइड डिपार्टमेंट्स आ गए, जो ग्रुप चीजें आ गई, यानी कि डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज बात करें आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आपके पास सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, यानी इनका फर्दर इनके अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके डिपार्टमेंट की, कौन सा है जी, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर आपके पास और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि स्टोर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, यानी आपके लूज टूल्स जो होंगे, आपके इक्विपमेंट्स हैं जो प्रोडक्शन यानी मशीनरीज के रिलेशन में काम आने हैं, ठीक है, उनके रिपेयर वगैरह के लिए यूज होते हैं, तो वो आपके पास स्टोर्स डिपार्टमेंट है। और कोई आपको छोटी मोटी चीजें चाहिए होती है आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो आप स्टोर्स डिपार्टमेंट में रख रहे हैं, यानी स्टोर से रिलेटेड सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएंगी। ये क्या है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट है। ऐसी क्वालिटी चेक प्रोडक्शन करनी है जी, क्वालिटी पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। तो क्वालिटी पर जब ध्यान दे रहे हैं तो एक फंक्शन हो गया, इसे भी हमने एक सब क्लासिफिकेशन बना लिया। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के अंडर भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, इससे परेशानी बिल्कुल मत रखिएगा।
ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा अगर इनके अंडर सब क्लासिफिकेशन है तो यही मैंने लिखा है, विद इन डिपार्टमेंट्स, विद इन आर डिपार्टमेंट, ये थोड़ा ए डी के साथ मैच कर गया, विद इन डिपार्टमेंट्स यू मे हैव सब डिपार्टमेंट्स, आपके पास सब डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर आपके पास स्टोर्स डिपार्टमेंट हो सकता है, आपके पास क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो सकता है, आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, सेम वे एक और स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंडर ही आता है। जब आप लोग टेरिटरी वाइज, रीजन वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं अपने बिजनेस का, ठीक है, जैसे नॉर्थ रीजन, ठीक है, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, तो इस तरीके से जब आपने रीजन वाइज, एरिया वाइज यानी टेरिटरी वाइज आपने अपने बिजनेस को बांटा, तो वो भी फंक्शनल डिपार्टमेंट है, क्योंकि टेरिटरी वाइज जब बांटा गया है ना, तो वहां पर भी इनसाइड सब क्लासिफिकेशन होगी, और सब क्लासिफिकेशन में हमारे ये वाले डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। यानी फंक्शंस के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम उस डिपार्टमेंट को क्या उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जी फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर समझ में आता है, तो साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम साथ में डिविजनल स्ट्रक्चर भी समझ लें पैरेलली। अदरवाइज क्या होगा, आप अभी फंक्शनल डिपार्टमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लेंगे ना, तो आपको इतने से समझ में नहीं आएंगे इतने अच्छे से, जितना कि इन दोनों के मीनिंग को कंपेयर करने के बाद, इन मीनिंग को समझने के बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आएंगे। तो आइए अब हम पहले डिविजनल स्ट्रक्चर पर आते हैं, इसके मीनिंग को समझते हैं। हाँ जी, तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर इन जनरल आमतौर पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि प्रोड्यूस करती हैं मोर देन वन प्रोडक्ट, उनमें मिलेगा आपको देखने को। आपको छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं मिलेगा डिविजनल स्ट्रक्चर देखने को। आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी डिविजनल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा जो कि सिंगल प्रोडक्ट में डील करती हैं। तो मैंने क्या कहा, ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा जो कि सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन ये अफोर्ड नहीं कर सकती डिविजनल स्ट्रक्चर को। उसके पीछे रीजन है, अभी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर आपके साथ आएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो देखिए, फिर भी हम यहां भी बात करेंगे इसके बारे में कि क्यों एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती डिविजनल स्ट्रक्चर को। तो आइए सबसे पहले मीनिंग को देखें। हमने कहा, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस which are producing more than one product, all activities relating to that one product are grouped under one department। तो यहां क्या किया जाता है, यहां पर हमारे पास मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस एक सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उसे हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर ग्रुप कर देते हैं। जैसे आप समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोड्यूस कर रही है डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल सोप, केमिकल्स, मेडिसिन, टेक्सटाइल एटसेट्रा, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो अब वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर डिवीजन ही बना देते हैं। उन्होंने कहा सोप के लिए अलग डिपार्टमेंट हो गया, अलग डिवीजन हो गया इसका, केमिकल्स का अलग डिवीजन है, सोप जो डिपार्टमेंट बनेगा या सोप डिवीजन होगा, सोप डिपार्टमेंट का खुद का परचेज डिपार्टमेंट होगा, खुद का सेल्स डिपार्टमेंट होगा। यानी डिविजनल स्ट्रक्चर में भी आपको अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने डिवीजन के बेसिस पर क्लासिफाई किया, कब, जब हम मोर देन वन प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, बड़ा स्ट्रक्चर है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हम ऐसा नहीं कह सकते, काफी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि सिंगल प्रोडक्ट में डील करती हैं, बट अगर हमारी एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो वो आपके कैसे स्ट्रक्चर के लिए जाएगी, वो डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए जाएगी। इसके कुछ फायदे हैं, ठीक है, जिसके कारण से इसके पीछे कुछ रीजन है, पर्पस है, जो हम डिविजनल स्ट्रक्चर पर जाते हैं। ठीक है, तो हमने यही लिखा है लास्ट में कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो सुटेबल है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और उनका लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है, यानी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दोनों के मीनिंग आपके साथ हमने समझे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास फंक्शनल एंड डिविजनल है। फंक्शनल का क्या मीनिंग है, डिविजनल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है। तो आइए वन बाय वन अब इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे विद सुटेबिलिटी।
चलिए तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। तो देखिए जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस हैं और आपको पता है एडवांटेजेस हैं किसी चीज के तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। तो वन बाय वन सबसे पहले एडवांटेजेस को देखते हैं हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर में। अगेन आई रिकॉल कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है। फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा वो स्ट्रक्चर है जहां पे हम अपनी एक्टिविटीज को, बिजनेस की एक्टिविटीज को, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं ऑन द, या ग्रुप कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो अलग अलग फंक्शंस में उनकी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए सबसे पहली बात करें, देन दिस फंक्शनल डिपार्टमेंट या फंक्शनल क्लासिफिकेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आता है हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर में। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि जो ऑक्यूपेशन है यानी जो काम कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज, उसमें स्पेशलाइजेशन आता है। सर ये कैसे आता है? बिकॉज फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपको फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया गया है। अब आपको एक ही काम करना है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फंक्शनल structure, working in a particular department in a functional structure, has to perform a particular activity on a repetitive manner। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करता है उस डिपार्टमेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली है उसको एक्सपर्टाइज आएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, वो एक चीज को पर्टिकुलरली परफॉर्म कर रहा है। लेट्स सपोज हमारा एक एम्प्लॉय है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मशीन को ऑपरेट करता है, उसे और कोई काम नहीं करना, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसे काम करने का उसका जो तरीका है वो और इंप्रूव होगा। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगा, वो स्पेशलिस्ट बन सकता है उस चीज को लेकर। ठीक है, एक्सपर्ट बन सकता है उस पर्टिकुलर जॉब को लेकर। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें एडवांटेजेस में, तो दूसरा एडवांटेज है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। हमारा जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन द डिपार्टमेंट। कैसे होता है जी? देखिए, जब आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दी है, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दी हैं, तो यहाँ पे इन चीजों को सुपरवाइज करना इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनका काम क्या है? प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है। यानी अब अगर वो कोई और काम कर रहे हैं तो देन यू कैन कीप अ चेक ऑन दिस। ठीक है, यानी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, रिलेटिंग टू दैट डिपार्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? ठीक है, उन्होंने दोनों चीजें कही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपस में कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ जो मिलकर काम करना है वो अब अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, कंट्रोल, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं उन्हें जो कंट्रोल रखना है आपके ऊपर, आप उनको जो चेक पॉइंट रखने की भाई आप क्वालिटी सही से मेंटेन कर रहे हैं नहीं, आप टाइम पर आ रहे हैं नहीं, ये सारी चीजें यहां पर अच्छे से हो पाएंगी। देन नेक्स्ट वी हैव इज our functional structure increases managerial and operational efficiency। देखिए, हमारा जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। एफिशिएंसी मींस विद द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, कम कॉस्ट में काम कराने वाली चीज जो है वो इंक्रीज होगी। ऑपरेशंस की भी कॉस्ट कम होगी। क्यों? क्योंकि जो सुपरविजन है वो इजी हो चुका है, आसान हो गया है। ठीक है, आपके जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर, यानी हमारी जो एक्टिविटीज है, डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो अब उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आता है। ठीक है, एक ही काम को अच्छे से करते हैं तो कॉस्ट कम लगेगी, समय कम लगेगा, काम अच्छे से होगा। ठीक है, तो आपके पास मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी इस तरह के स्ट्रक्चर में, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। देन मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम से कम होता है। ठीक है, हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो नहीं होगा। आपको डिपार्टमेंट के अंदर
पर्टिकुलर काम दे दिया गया है, वो काम आप ही करने वाले हैं और किसी को असाइन किया ही नहीं जाएगा, तो डुप्लीकेशन होगा ही नहीं। वहीं बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर में तो डुप्लीकेशन होता है। एक काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट तीनों डिवीजन में मिल सकता है, हर डिवीजन का अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो सकता है, हर डिवीजन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है। जब डिपार्टमेंट ही हो सकते हैं तो डुप्लीकेशन होगा, यानी एक काम को तीन लोग कर रहे होंगे, वो बात अलग है, वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी डिवीजन के लिए कर रहे हैं, दूसरे अपने डिवीजन के लिए और तीसरे अपने डिवीजन के लिए, वह कॉस्ट भी ज्यादा आती है। ठीक है, यहाँ एफिशिएंसी है, कॉस्ट कम है। ठीक है, इसीलिए है क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन है यहाँ। ठीक है, देन मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स के बाद देखिए इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग्स। यहां पर जो ट्रेनिंग्स देनी है हमें अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, वेस्टेज कम से कम करें, उसके लिए जो ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग्स काफी देना इजी है। यहाँ पर ट्रेनिंग्स देना इजी क्यों है? क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर काम ही करना है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसे स्पेशलाइजेशन देना है, उसी फील्ड में उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको ट्रेनिंग देनी है। तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए एनालाइज करना, सेलेक्ट करना कि किस एम्प्लॉय को किस फील्ड में किस काम के लिए ट्रेनिंग देनी है या नहीं देनी। ठीक है जी, चलिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग्स दे सकते हैं आप फंक्शनल स्ट्रक्चर में अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, देन ड्यू अटेंशन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स। मैनेजमेंट जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको ड्यू अटेंशन, यानी जो भी रिक्वायर्ड उनको अटेंशन चाहिए, जो उनका ध्यान रखा जाना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज का, वो यहां पर रखा जा सकता है। ठीक है जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लेट्स सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कोई कंसर्न है तो उसको जो उस कंसर्न का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको ध्यान रखा जाना चाहिए, वो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स अल्टीमेटली मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है ये देखना कि उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो फंक्शनल एरियाज हैं, वो स्मूथली काम कर रहे हो। तो वहां कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैनेजमेंट क्विकली एक्शन ले सकती है एंड दैट प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व इन टाइम। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हमने कहा एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे इफ वी सी थ्रू दीज पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू बदले, नजरिया बदले, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस स्ट्रक्चर के। आइए वन बाय वन देखें। सबसे पहले है सबसे पहले है दैट द फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है कहता है ये लेस इंपॉर्टेंस देता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव थे जिसके लिए आपने सारा काम करना है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पर उनको ध्यान नहीं दे पाते, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को ही फुलफिल करने में लगे रहते हैं। हमारे माइंड में तो फंक्शनल हेड्स जो हैं उनके माइंड में तो यही चलता रहता है कि उनका क्या टारगेट है, उनका क्या गोल है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसे वो पूरा करने में लग जाते हैं। वो कई बार भूल ही जाते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस कम दिया जाता है उसे। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड छूट गया मेरे से, गिव्स लेस इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल। यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, ओवरऑल लिख लीजिएगा। ओवरऑल यानी जो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कई बार उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता। रीजन मैंने बताया इसका सीधा, क्योंकि जो फंक्शनल हेड्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनके जो हेड हैं वो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो उसके कारण उनका ध्यान जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने में कई बार इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते उसे वो। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, वो उस पर फोकस करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया ज्यादा से ज्यादा सेल करना। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स में लगे रहते हैं, उनको ही पूरा करने में उनका समय चला जाता है। तो वो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको इतना ध्यान, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। देन सेकेंड इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की काफी बार दिक्कत आती है। मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स हैं, जो फंक्शनल हेड्स हैं हमारे, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं हमारे, उनमें कई बार प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन की।
क्यों? क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर वो सब लोग अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। वो कई बार दूसरे डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, यानी वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। सेइंग अब उनका जो अपना खुद का ऑब्जेक्टिव है, उन्हें वो ध्यान आता है कि भैया मुझे तो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने फील्ड में जो स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो उस पर फोकस करते हैं। वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कई बार नहीं कर पाते। तो इन जनरल कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं तो डिपार्टमेंट्स अपने काम में लगे हुए हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट से। दे आर नॉट प्रॉपरली कोऑर्डिनेटिंग, सही से तरीके से उनके साथ इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं होगा, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तो दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉब्लम ऑफ, नहीं सॉरी, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे लिए एक इश्यू है। क्यों है इनफ्लेक्सिबिलिटी इशू और कैसे है एक इनफ्लेक्सिबिलिटी हमारे यहां? पहले तो ये देखें इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे आ जाती है, तब हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेज है। देखिए जी, हमारे यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम अपने डिपार्टमेंट्स को फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, एक्टिविटीज को फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफाई कर देते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं जिन्हें फंक्शनल डिपार्टमेंट्स का, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, दे आर कंसर्न अबाउट, दे आर स्पेशलाइज्ड इनटू पर्टिकुलर एक्टिविटीज। उन्हें आप और कोई डिपार्टमेंट का काम दोगे, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। क्यों? क्योंकि उन्हें उस काम का एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप सेल्स डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल को, पर्सन को, एम्प्लॉय को आप परचेज डिपार्टमेंट में डालना चाहो, देन ही विल नॉट बी एबल टू कॉप अप, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो काम हमेशा कहां कर रहा था? दूसरे डिपार्टमेंट में कर रहा था। उसको नॉलेज उसी डिपार्टमेंट की है, उसे दूसरे फंक्शनल स्ट्रक्चर में, दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए जो उसे नॉलेज चाहिए, जो उसे काम आना चाहिए, वो नहीं आता, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए अब क्योंकि वो काम नहीं आता उसे दूसरे डिपार्टमेंट का, तो आप एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से हटाकर दूसरे डिपार्टमेंट में मूव ऑन करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई। आप इनफ्लेक्सिबल है इस चीज को लेकर कि आप इजीली मूव ऑन नहीं कर सकते उस चीज में, दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ये हमारे लिए क्या बन गया जी? डिसएडवांटेज बन गया। देन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है कि जो इंटरेस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है, वो मतलब आपस में मतभेद हो जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, वो कहता है जी हमें डिस्काउंट देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ठीक है। और वहीं हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कहता है नहीं जी, डिस्काउंट दोगे तो हमारे लिए तो लॉसेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं करो। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। सेल्स डिपार्टमेंट कहता है मुझे सेल्स बढ़ानी है तो मुझे डिस्काउंट देना है, जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो हमारा रेवेन्यू जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव है, अपने अपने टारगेट्स हैं। तो उन टारगेट्स को अचीव करते समय हो सकता है एक डिपार्टमेंट का कॉन्फ्लिक्ट आ जाए दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, यानी वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे कहते हैं साहब ऐसा होगा तभी हमारा काम पूरा होगा। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है हमारे यहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर में काफी बार। देन नेक्स्ट बात करें, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। हमारे यहां पर कई बार ये इश्यू आता है कि जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जब कोई समस्या आ जाती है, जब कोई गलती होती है, तो वहां पर किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी थी, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका, आपको आपकी बुक में भी लिखा है ये एग्जांपल कि लेट्स सपोज सेल्स डिपार्टमेंट है, वो ब्लेम कर देता है। सेल्स डिपार्टमेंट कहता है साहब सेल्स अच्छी क्यों नहीं हुई, कहता है साहब जो प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो सामान बनाया वो अच्छा नहीं था, उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं थी, ठीक है। तो सेल्स डिपार्टमेंट ने ब्लेम किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। वहीं ऑन द अदर हैंड हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ब्लेम कर रहा है, कहता है जी हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है उसकी गलती है, उन्होंने जो रॉ मटेरियल लाके दिया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, ठीक है। यानी अपनी गलती है दूसरे पर थोपते रहते हैं हम लोग, एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं, पास ऑन करते रहते हैं
अपनी गलतियों को। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा जो रॉ मटेरियल की बात आई परचेज डिपार्टमेंट की, परचेज डिपार्टमेंट भी कह सकता है साहब हमें इसके लिए फंड ही कम दिए गए थे। ठीक है, हम अच्छा रॉ मटेरियल कहां से लेकर आ पाते, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें इसके लिए बजट ही कम दिया था इस चीज को खरीदने के लिए। अब कम पैसे में तो देखिए क्वालिटी हल्की ही मिलेगी, तो एक दूसरे पर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर पा रहे हैं क्योंकि सभी ब्लेम एक दूसरे पर पास ऑन कर रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं आपके, इन्हें आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक छोटा टॉपिक और है, फंक्शनल स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। सुटेबिलिटी, कि सुटेबिलिटी कब है हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर की, किन सिचुएशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल है। तो इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर मैं वो लिखवा देता हूं आपको।